नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है सोरायसिस, जो कि एक चर्म रोग है। इसमें हम आज जानेंगे कि कैसे इसको प्राकृतिक साधनों के जरिए ठीक किया जाता है और जब ठीक हो जाए तो फिर दोबारा ना हो, उसके लिए क्या करें। वैसे तो चर्म रोग कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार यह सोरायसिस भी है। और इस सोरायसिस में भी कई किस्म के सोरायसिस होते हैं, लेकिन सबका कारण और उनका निदान करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। थोड़ा मोड़ा फर्क है, 5 से 7% मैक्सिमम। इसलिए हम जनरल बात करेंगे कि किसी भी किस्म का सोरायसिस क्यों ना हो, वही इस प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे ठीक होगा, इस पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं और जानते हैं कि यह एक चर्म रोग है, लेकिन उनमें भी एक विशेष प्रकार का जो संक्रमित नहीं होता। मतलब कि यह रोग छुआछूत से नहीं फैलता। अगर घर में किसी को हो तो दूसरे व्यक्ति को उससे नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को समाज से प्यार, दुलार और सांत्वना की ज़रूरत होती है, जो उसके लिए एक ट्रीटमेंट का कार्य करती है, क्योंकि वह व्यक्ति इस रोग से बहुत परेशान हुआ होता है और हमारा उस व्यक्ति से अच्छा और प्यार भरा व्यवहार उसके सम्मान और विश्वास को बढ़ाता है, जिससे उसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार लगातार होता रहता है और उसको इस परेशानी से लड़ने और बाहर निकलने में सहायता मिलती है। क्योंकि इस रोग में मरीज अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं और कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो इस बीमारी को ठीक ना होने देने में एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। और यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं यह बीमारी है क्या और क्यों होती है। तो उसमें हमारी स्किन की स्पीड ऑफ ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन पर स्किन फॉर्म होने लगती है और फिर उस पर पपड़ी बनने लगती है, जो सूख कर सिल्वरी स्केल्स में बदल जाती है। वहाँ पर स्किन मोटी होने लगती है, जिससे उसमें ईचिंग, खुजली, दर्द आदि होने लगते हैं। बेसिकली ये स्किन में इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, जो इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिव होने के कारण होता है। मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारण से जब हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है या किसी ऑर्गन या सेल्स को डैमेज करने लगती है, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। लेकिन आखिर यह होती क्यों है? तो इसका कारण है इम्यून सिस्टम की सोच गलत हो गई। उसे आभास नहीं रहता कि यह मेरा ही शरीर है और मुझे तो इसकी रक्षा करनी है। अब उसे कैसे ठीक करें और उसका सिद्धांत क्या है? तो उसका सिद्धांत है कि उस कारण को हटा दो जिसकी वजह से ऑटो इम्यून ट्रिगर हुआ है। बस इतने से ही ट्रिगर स्विच ऑफ हो जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यह तो था उसका सिद्धांत। अब इस सिद्धांत पर कैसे पहुंचे, इसे देखते हैं। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि किन किन कारणों से ऑटो इम्यून ट्रिगर हो सकता है। तो यह दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है, खाने पीने में किसी चीज़ से जो आपके लिए एलर्जिक हो उससे हो सकता है, दूषित आहार विहार यानी अनमैच्ड फूड, जैसे दूध के साथ नमक या नमकीन चीज़ों का सेवन या खट्टी चीज़ों का सेवन, ठंडा गर्म एक साथ ले लेना, जैसे चाय पी है फिर तुरंत ठंडा पानी पी लेना। यह सब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिन पैदा करते हैं, जिससे पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। अब सभी अंगों का कार्य ठीक से नहीं हो पाता और यह टॉक्सिन्स फिर स्किन के रास्ते बाहर निकलते हैं। मोटा मोटी अगर कहें तो यह एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि आज बच्चे से लेकर बड़े तक सभी तनाव से ग्रस्त हैं और यह एक बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल डिजीज़ का। और लाइफ स्टाइल डिजीज़ दवाइयों से तो कभी ठीक नहीं हो सकती। यह तो सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार कर ही ठीक की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इसमें डॉक्टर्स का रोल ही नहीं है। अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर ही काम आएंगे, यही बुद्धिमानी है और मेरी सलाह भी। लेकिन इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना इसके इस बीमारी को काउंटर करना असंभव है, जिसमें आपकी दिनचर्या, आहार विहार और योगासन या व्यायाम आते हैं। अब फिर से लौटते हैं सोरायसिस पर। तो अब तो यह बीमारी हो गई और हमें इसकी जानकारी भी हो गई, तो अब इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले हमें अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, जिसके लिए आप पंचकर्म के द्वारा
शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, परंतु यह कार्य आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में जाना पड़ेगा और वहाँ योग्य चिकित्सक की निगरानी में यह क्रिया कराई जाएगी, जिससे आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी और इसके फलस्वरूप शरीर का जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया था वह ठीक होने लगेगा। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते किसी कारणवश, तो मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ जिससे काफ़ी हद तक आपका काम बन जाएगा। शरीर की शुद्धि में सबसे पहला कार्य होता है अपने पाचन तंत्र की सफाई। इसके लिए आप मेरी एक वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका थंबनेल है 2 घंटे में कब्ज का इलाज, वहाँ से देख लीजिए, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र साफ हो जाएगा और आप घर पर ही आप इसे कर सकते हैं। शरीर के बाकी अंगों को डिटॉक्स करने के लिए, जैसे लीवर इत्यादि को, आप हमारी एक और वीडियो, जिसका थंबनेल है सैकड़ों बीमारियों की अकेली दवा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। यहाँ तक आपका 50% कार्य पूरा हो गया है। अब बचे हुए को देख लेते हैं। अब आता है भोजन। इसमें आपको यह जानना है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी हैं। किसी को भी इग्नोर किया तो फिर यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ मेनली खाने पर ही निर्भर करती है, इसको कंट्रोल करने के लिए और ट्रीट करने के लिए भी। एक बार को यह हो सकता है कि जिसे खाना हो उसे ना खाएं, परंतु यह नहीं हो सकता कि जिसे ना खाना हो उसे खा लें। तो पहले ना खाने वाली चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करे, मतलब सूजन पैदा करे। ऐसी चीज़ों में सबसे पहले आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें दूध और दूध से बनी तमाम चीज़ें, जैसे पनीर, दही, चीज़, बटर मिल्क, छेना और खोए की मिठाइयाँ, मैदा और मैदे से बनी चीज़ें, बाहर का खाना यानी पैक्ड फूड, नॉनवेज में रेड मीट, चिकन, एग्स, ये सभी खाने इस बीमारी को बढ़ाने वाले होते हैं। फलों में खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, अनानास इत्यादि, सब्जियों में बैंगन, कच्चा टमाटर, भिंडी और अरवी इत्यादि, तली भुनी चीज़ें जैसे समोसा, पराठा, कचौड़ी, मट्ठी इत्यादि। आप बिस्कुट और केक को भी, यानी बेकरी प्रोडक्ट्स को भी इसी तले भुने की श्रेणी में ही समझिए, क्योंकि इसमें भी आटे या मैदा के साथ ऑयल मिक्स करके एक हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, जिससे उसके अंदर का ऑयल अपनी नेचुरल फॉर्म खो देता है और टॉक्सिक हो जाता है। इसके साथ साथ नशे पत्ती की सभी चीज़ें जैसे शराब, भांग, गांजा, तंबाकू और स्मोकिंग, ये सभी चीज़ें शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाली हैं, इसलिए इनको तुरंत बंद करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करिए, चीनी और नमक, यह भी जितना कम से कम हो सके उतना इस्तेमाल करें। बेहतर तो यही होगा कि कुछ समय के लिए इनका त्याग कर दें। हल्दी को छोड़कर सभी मसाले वर्जित हैं। अन्न में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इन अन्नों का इस्तेमाल भी ना करें। यहाँ तक मैंने आपको लगभग वह सभी चीज़ें बता दी जिनका सेवन नहीं करना चाहिए इस रोग में। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको एलर्जी करती है तो उसका भी आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको खुद ही उसका पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ अब भी आपको एलर्जी कर रही है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि आखिर आप उस चीज़ को ढूंढेंगे कैसे जिससे आपको एलर्जी का पता चले। तो उसका एक साधारण तरीका है कि जब आप भोजन कर लें और 1 घंटे से 2 घंटे के बीच अगर आपकी परेशानी बढ़ जाए, जैसे इचिंग, खुजली, पेन इत्यादि, तो समझ लीजिए कि आपने जो भोजन किया है अभी 1-2 घंटे पहले, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको एलर्जी कर रही है। मान लो आपने दाल, रोटी और भिंडी की सब्जी खाई और 1 से 2 घंटे के बीच आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो इन्हीं तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको एलर्जी कर रही है। उसका मतलब पता लगाने के लिए आप फिर नेक्स्ट टाइम अकेली उसी चीज़ को खाकर देखिए, तीनों में से कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। उस चीज़ को भी आप अपने खाने से अवॉइड कर दें। लेकिन अगर आपने रात को खाना खाया और उसके तुरंत 15-20 मिनट में आप सो गए और सुबह आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब वह खाने की प्रॉब्लम नहीं है। एलर्जी की प्रॉब्लम खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे ही होती है।
मेरे ख्याल से मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। अब जान लेते हैं कि खाने में क्या खाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो खाने में बंद कर दिया, अब बचा ही क्या है खाने में। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी खाने के लिए बहुत कुछ है, मैं बताता हूँ। तो खाने में खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हों, और यह प्रॉपर्टीज़ उन खानों में होती हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स होते हैं। और ऐसा भोजन होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद वाली सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट को छोड़ के सारे फ्रूट्स, दालें, अंकुरित अनाज, उनमें साबुत दालें, मूंगफली, चना इत्यादि ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स भोजन में ज़रूर शामिल करें क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अन्न में आप गेहूं, चावल की जगह श्रीधानिया मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इसके इस्तेमाल करने की विधि पहले जान लीजिए। इसकी प्रिपरेशन गेहूं और चावल की तरह नहीं होती, कुछ अलग होती है, इसलिए उसकी जानकारी ले लें। इस विषय पर भी हमारी वीडियो है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो में नीचे मिल जाएगा आपको। और अगर आपको गेहूं और चावल ही इस्तेमाल करना है तो गेहूं का सिर्फ दलिया बनाकर इस्तेमाल करिए, रोटी मत बनाइए। और चावल ज़रूरी हो तो चावल का माड़ निकाल कर तब चावल का इस्तेमाल करें, या फिर ब्राउन राइस बनाएं। तो यह सब था खाने के बारे में। अब खाने का तरीका भी जान लीजिए। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले सब्जियों का जूस लें, उसके आधे घंटे से 1 घंटे के बाद आप नाश्ता ले सकते हैं जिसमें अंकुरित अनाज, दालें वगैरह हों। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कुछ फल ले सकते हैं और इसे भरपेट लें। लंच में आप सलाद, फ्रूट्स और मिलेट्स का दलिया ले सकते हैं, और डिनर में भी आप ऐसा ही सब कुछ ले सकते हैं। अब नहाने के बारे में जान लेते हैं। तो इस केस में नहाने के लिए आप किसी भी किस्म का साबुन का इस्तेमाल ना कीजिए। इसके लिए आप पानी की बाल्टी में 2 चम्मच समुद्री नमक, जैसे पहले मिला करता था, आज भी मिलता है, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, उसको पाउडर करके 2 चम्मच बाल्टी में मिलाकर आप उससे स्नान कीजिए। या आप 2 लीटर पानी में लगभग आधा किलो नीम के पत्तों को उबालें, और जब वह 1 लीटर रह जाए तब उसको एक बड़ी बाल्टी में मिक्स कर लीजिए और उससे स्नान कीजिए। यह इस रोग में आपके लिए सर्वोत्तम और गुणकारी होगा। एप्लीकेशन के बारे में जान लीजिए। आप किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट या मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, और वह भी एडिबल ऑयल्स जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव इत्यादि ना पड़ा हो। मार्केट के तेल जनरली प्रिजर्वेटिव डले होते हैं और वे ठीक भी नहीं होते। अगर आपके आसपास कोई कोल्ड प्रेस की मशीन लगी हुई है तो आप वहाँ से ले लीजिए। लगभग हर गांव और शहर में आजकल कोल्ड प्रेस की मशीनें लगी हैं। और अगर आपको कहीं से उपलब्ध ना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उससे मंगा सकते हैं। यह कोई प्रमोशन नहीं है, मैं वहाँ से अपने घर के लिए लेता हूँ और इसी वजह से आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। आपको यह लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र अगर आप चाहें तो आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा जेल मिला लीजिए और दिन में 3-4 बार आप अपने उस इफ़ेक्टिव पोर्शन पर लगाइए, जिससे स्किन मॉइस्चराइज बनी रहेगी और इसमें ईचिंग, खुजली वगैरह नहीं होगी। चीनी को आप पूर्ण रूप से छोड़ सकते हैं। अगर ना छोड़ी जाए तो इसको गुड़ से रिप्लेस कर दीजिए और उसे भी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। नमक के बारे में कहें तो टाटा नमक सॉल्ट यूज़ करते हैं जनरली, उसको सेंधा नमक से रिप्लेस कर दीजिए और उसे भी थोड़ी ही मात्रा में इस्तेमाल करें। मिर्च को पूर्ण रूप से छोड़ सकें तो बहुत सुंदर है। अगर ना छोड़ सके तो 1-2 हरी मिर्च आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह मिर्च बहुत तीखी ना हो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जिससे स्किन डिहाइड्रेट ना हो पाए। अपनी सलाद में कच्चे लहसुन और प्याज को ज़रूर शामिल करें। अब बचता है योग, व्यायाम, एक्सरसाइज और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।